फिर लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? ओएस मॉडल। ठीक है। तो इस आज देखेंगे हम फाइल हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है। देखो, फाइल हैंडलिंग कुछ नहीं है, सिंपल जो हमारी फाइलें होती है ना, कौन कौन सी फाइल होती है, जैसे कि आपकी पीडीएफ फाइल होती है, वर्ड फाइल होती है, सीएसवी फाइल होती है, डॉक फाइल होती है, और आपकी जेसन फाइल होती है, और बाकी की फाइलें भी होती हैं। तो टेक्स्ट फाइल होती है। फाइल को हैंडल करना मतलब फाइल को एडिट करना, मैनिपुलेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? फाइल हैंडलिंग के अंदर। ठीक है। तो वही चीज हम देखेंगे कि फाइल के कंसेप्ट कौन कौन से हैं और किस तरह से ये काम होता है। ठीक है। सो व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग? वेरी सिंपल। So file handling in Python refers to the process of working with files, including reading, writing, and manipulating in various ways. Python provides built-in function and methods for performing file operations, which makes it easy to work with files in program. To perform file handling in Python, you need to open it up first, then read to write, and finally close the file. Always remember, मैंने आपको एक exception handling बताया था, try, except, else और finally. तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो फाइनली ब्लॉक होता है ना, वो इसीलिए डिजाइन किया गया है बिकॉज वी हैव टू क्लोज द फाइल। ओके। वी हैव टू रैप अप द कोड। जो भी हम रिसोर्सेज ओपन कर रहे हैं अपनी फाइल्स के अंदर, वी हैव टू क्लोज दैट। ओके। So the open function is used to open a file. It takes two arguments, the file path and the mode that will be opened in. The open function takes two parameters, file mode and the so किस सिंपल, जैसे हमारा एक इनपुट फंक्शन होता है किस काम आता है? इनपुट लेने के लिए। ऐसे ही वी हैव ओपन फंक्शन, वो क्या काम करता है? फाइल को ओपन करने के लिए। अब फाइल को ओपन करने के बाद आपको फाइल को रीड करना है, राइट करना है, आपको कुछ डिलीट करना है, मैनिपुलेट करना है, कोई कैरेक्टर कहीं इंसर्ट करना है। तो ये सारी की चीजें अंदर आती हैं आपके फाइल हैंडलिंग के अंदर। एक बार उसे पीछे बंद करके आओगे? ओके। सो सबसे पहले guys, मान ले जाए हम कोई एक यहाँ पर फोल्डर बनाए। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया फाइल हैंडलिंग के नाम से। ठीक है। फाइल हैंडलिंग।
और इस फोल्डर के अंदर हम एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी क्रिएट करके दिखाई है टेक्स्ट फाइल कैसे रीड होती है, बट आज उसको अच्छे डिटेल में पढ़े। ठीक है। और इसका नाम रख दिया मैंने माई फाइल। अब क्योंकि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फाइल है तो डॉट टीएक्सटी लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। क्यों नहीं लिखने की जरूरत होती है? क्योंकि ये आपने विंडोज से बनाई है और विंडो को पता है, क्योंकि जो आपने टेक्स्ट ओपन किया था ना वो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी अपने आप बन जाता है उस फाइल का। बट पाइथन रिकॉग्नाइज नहीं करता है उसको। पाइथन हमेशा किससे रिकॉग्नाइज करता है? उसके एक्सटेंशन से। ठीक है। माई फाइल, और माई फाइल के अंदर हमने कुछ डेटा रख दिया। ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया दिस इज फाइल वन, दिस इज लाइन वन। ठीक है। दिस इज लाइन टू। ठीक है। दिस इज लाइन थ्री। ओके। फाइल हमने सेव कर दी। अब बस जितना भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो, आप कोई लाइन डिलीट कर सकते हो, आप लाइन को रीड कर सकते हो, आप ये वाली लाइन डिलीट करना चाहते हो, आप स्पेसिफिकली केवल 3 कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। ओके। पाइथन के अंदर से ही। हालांकि बेसिकली इतना काम नहीं होता है। हम जो डेटा एनालिस्ट होते हैं इतना टेक्स्ट फाइल को इतना हैंडल नहीं करते हैं जितना कि सीएसवी को हैंडल करते हैं, क्योंकि सीएसवी में डेटा क्या होता है, एक तरह से ऑर्गेनाइज वे में होता है। कॉमा लगा के वैल्यू सेपरेटेड होती है। तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। सेव। ठीक है। हियर। ओके। अब ये फाइल हमें रीड करनी है guys। अब सबसे पहले तो दो तरीके होते हैं रीड करने के। अब हम किस फोल्डर के अंदर हैं? यहाँ पे जी ड्राइव के अंदर एक्टिव हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि फिर फाइल को पाथ को पूरा देना पड़ेगा। तो अभी मैंने एक फोल्डर रोल बनाया था यहाँ पर ये। ठीक है। गाइस ये मेन मैटर करता है कि आपने फाइल को ओपन कहाँ पे किया है, आपने जुपिटर को नोटबुक कहाँ पे ओपन किया है। अगर आप यहाँ पे PWD लिखोगे तो इसके पाथ की वैल्यू कुछ और आएगी। आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्या कह रहा है कि आप आई ड्राइव के अंदर फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो। ओके। बट अगर मैं यहाँ पर खोलता हूँ तो ये क्या कह रहा है? आप जी ड्राइव के अंदर इतने सारे फोल्डर हैं वहां पर काम कर रहे हो। तो ये फाइल वहीं पर होनी चाहिए जहां पे आप ओपन कर रहे हो। या तो एक तरीका ये है कि फाइल वहीं पर होनी चाहिए, या दूसरा तरीका ये है फाइल का पूरा पाथ दिया जाना चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कोई वेरिएबल लेना है या फिर ओपन फंक्शन, और ओपन के अंदर उस फाइल का नाम। अगर यहाँ पे एम लिख के टैब प्रेस करोगे ना ऑटोमेटिकली कह देगा ये माई फाइल। दिख रहा है? पाथ माई फाइल डॉट टीएक्सटी। शिफ्ट टैब करके देखोगे इस फंक्शन है तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ही लेता होगा ये। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट कैसा है ये? कैसा आर्ग्यूमेंट है ये? क्या कहते हैं इसको? पोजिशनल। पोजिशनल मतलब मस्ट पास्ट आर्ग्यूमेंट है, दिया जाना चाहिए। और बाकी के कैसे हैं ये? हाँ, कीवर्ड में भी कैसे हैं? डिफॉल्ट। है ना? क्योंकि इनकी वैल्यू सेट है यहाँ पे। ठीक है। डिफॉल्ट बोलेंगे गाइस इनको। डिफॉल्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है उसने। ओके। ओपनर है, ट्रू, नन, ये सब पे क्या सेट कर रखी है? डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर क्योंकि मोड कैसा है? डिफॉल्ट है। अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट मोड क्या रहेगा? आर ही रहना है। तो उसको हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब भाई आप ये बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे मोड इक्वल्स टू आर लिखूं, ये तरीका ठीक है इसको लिखने का? या फिर आर लिखूं, ये तरीका ठीक है लिखने का आपके हिसाब से? क्योंकि आपने पाइथन पढ़ लिया, आपने ये भी पढ़ लिया कि भाई किस तरह से आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज करेक्ट? हाँ। कौन सा एरर देगा? बताइए। कौन सा एरर देगा और कौन सा चलेगा? हम्म। गुड। यही एक्सपेक्टेड था मुझे। क्योंकि गाइस ना तो हमने कहीं पे इस पे स्टार लगाया है, ना ही फॉरवर्ड स्लैश लगाया है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही तरीके से चल सकता है। ठीक है। सो पहले ऊपर वाला तरीका अपनाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है गाइस, एक बार वो
फंक्शन वाली वीडियो देख लेना। ठीक है। यूट्यूब पे भी बनाया है मैंने ये, और यहाँ पे भी बनाया है, तो यूट्यूब वाला देख लेना, थोड़ा सा जल्दी समझ जाओगे। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, इसका मतलब आपको पाइथन फंक्शन नहीं समझ में आता है। इस बात का ध्यान रखना। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसका मतलब उनका फंक्शन क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट यही है, जिसको फंक्शन आता है कि सारा खेल किसका है, फंक्शन का ही है पूरी पाइथन में। पर जिसको मॉड्यूल क्या आता है, मॉड्यूल वही तो समझ सकता है जिसको फंक्शन आता हो। ठीक है। अब हमने इसको रन कर दिया, फाइल को ओपन हुआ। अब हमें क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको क्या देता है बदले में, एक फाइल ऑब्जेक्ट देता है। अगर इसका आप टाइप चेक करोगे ना, तो ये क्या कह रहा है, टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर। ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लूंगा, जो कि एक वेरिएबल होगा मेरा फाइल। ठीक है। अब गई इस फाइल के ऊपर हम मेथड लगा सकते हैं, जो हमारी चीज़ों को रीड करने में, राइट करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कंटेंट रीड करना चाहता हूँ इस फाइल का, तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, फाइल डॉट टैब लिखोगे, रीड। ठीक है। और रीड लगाने के बाद यहाँ पे आपने लिख दिया कंटेंट। ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो प्रिंट। तो आप देखोगे ये फाइल का कंटेंट आपका यहाँ से उठ के आ गया। ठीक है। आप कोई भी फाइल को रीड कर सकते हो। अब गाइस इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, आपके पास रीड होता है, आपके पास रीड लाइंस मेथड होता है, आपके पास रीड लाइन मेथड होता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप रीड लाइन लगा दो, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। समझ गए। अगर आप रीड लाइंस मेथड लगा दो, तो क्या होगा, आपको सारी लाइन मिल जाएंगी, बट एक लिस्ट के अंदर। आप चाहो कि भाई मैं पहली दो लाइनें रीड करना चाहता हूँ केवल। तो गाइस, अब क्यों मैं कहता हूँ कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है, क्यों मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसका कोर पाइथन ठीक है, बाकी की सारी चीजें ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि आगे क्या होगा। हम्म। मुझे केवल यहीं तक बताना आना चाहिए कि आपको भाई यहाँ तक कैसे होगा, यहाँ से आगे मुझे बताने की नीड नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका रीजन ये है, ये जो आपका कंटेंट रिटर्न हुआ है, वो क्या रिटर्न हुआ है, लिस्ट रिटर्न हुआ है। लिस्ट के अंदर क्या रिटर्न हुआ है, एक स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है। और स्ट्रिंग के अंदर एक क्या है, एक एस्केप कैरेक्टर रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब ये कंटेंट सारा का सारा अब यहाँ का फाइल हैंडलिंग का नहीं है, ये किसका मैटर है, ये अब ये लिस्ट का और स्ट्रिंग का मैटर बन चुका है। क्यों, क्योंकि अगर कंटेंट का टाइप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट बनेगा। अगर मैं कहने लगूं कि भाई इसकी सेकंड लाइन या लास्ट लाइन मुझे रीड करके बताइए, तो कैसे रीड करोगे। हम्म। अगर हम कंटेंट पे -1 लगा दें, तो लास्ट लाइन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ये मिल गई आपको लास्ट लाइन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसका कोर पाइथन क्लियर है, वो बाकी की चीजों को समझ सकता है, क्योंकि यहाँ से आगे का कोई कंसेप्ट है ही नहीं बिल्कुल भी, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और फंक्शन और फॉर लूप, व्हाइल लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट, यही आपके कोर पाइथन होते हैं। यही आगे जाके आपके काम आता है। फाइल हैंडलिंग में इतना ही है बस। ठीक है। बाकी का कंटेंट कौन सा हटाना है, कौन सा, मैं कहने लगूं कि भाई इसका दिस हटा दो, कैसे हटेगा। जिसको स्ट्रिंग अच्छे से आता होगा वो कर लेगा स्लाइसिंग यहाँ पे, कि भाई मैं जीरो से लेके, अगर इस पे हम दिस हमें चाहिए, तो दिस कहाँ से मिलेगा गाइस, कैसे मिलेगा। सिंपल सी बात है, आप जीरो इंडेक्स से चलाइए, 0 1 2 3 4, कॉलन लगाइए और 4 लगाइए यहाँ पे, ये मिल गया आपको दिस। अगर हम कहने लगे कि भाई अगर मैं इसको आपको इस फाइल में कहता, तो आप कहते हैं यार इस पे दिस कैसे जाएंगे। हम्म। है ना। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा यहाँ पे कि भाई इस पे दिस पे कैसे जाऊंगा मैं फाइल के अंदर से, है ना। बट अब कितना आसान हो गया, भाई हमने फाइल को रीड किया, रीड लाइंस मेथड लगाया, ये लाइन उठाई, और यहाँ से यहाँ तक की इंडेक्सिंग चलाई। अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि मुझे हर लाइन के शुरू के 4 कैरेक्टर चाहिए, हर लाइन के शुरू के 4 कैरेक्टर चाहिए, तो क्या करें। क्या सिंपल टास्क नहीं बन गया हमारे लिए, कि अगर हम एक फोर लूप लगा दें और इन लाइनों को उठाते चले जाएं, और हम कहें हर लाइन का 0 से लेके 4 कैरेक्टर। हम्म। तो क्या ये प्रॉब्लम फाइल हैंडलिंग की है, नहीं। फाइल हैंडलिंग की प्रॉब्लम बस यहीं तक थी। आपको कंटेंट मिल चुका है, और कंटेंट मिला है आपको स्ट्रिंग के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको फिर अगेन कह रहा हूं, जितने भी मैंने आपको यूट्यूब वगैरह वीडियो बनाए हैं किसके, लूप्स वगैरह के,
इफ एल्स स्टेटमेंट के, लिस्ट टपल, सेट डिक्शनरी, नेम टपल के, यही आपका कोर कंसेप्ट है। आगे जाके यही बनेगा। यही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होगा। यही आपके कंस्ट्रक्टर और सेल्फ में यूज होंगे। वही मेथड टेंडर मेथड बन जाएंगे। और वही फंक्शन आपके आगे जाके आपके खुद के एस टी आर, आर ई पी आर क्लासेस के अंदर यूज होंगे। यहाँ से आगे कुछ नया नहीं आने वाला। केवल एक दो कंसेप्ट ऐसे आया करेंगे बस इस तरह से। आगे का चीज कंटेंट वो तो वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा गाइस एक चीज का ध्यान रखें। जब भी आपने कोई चीज कंप्लीट कर ली, आप हमेशा उसको क्लोज करिए। फाइल डॉट क्लोज, डन। अदरवाइज होता क्या है कि अगर उस फाइल को दोबारा रीड करने की कोई कोशिश करेगा ना, तो वो रीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वहां पे ओपन रहेगी। ठीक है। कोई भी फाइल दोबारा ओपन नहीं होगी जब वो कहीं और पर रिसोर्सेज में ओपन होती। ठीक है। इसके अलावा गाइस, मोड की बात करते हैं। इसमें इतने सारे मोड पास किए जा सकते हैं। वहां पे केवल मोड एक आर लिखा हुआ है डिफॉल्ट। इवन गाइस ये रटने की भी जरूरत नहीं है आपको। मैं सच बताऊं, यहाँ पे हर चीज मेथड के अंदर होती है। इसीलिए बोलता हूँ कि जिसको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से समझ में आता है पढ़ना, वही कर सकता है इनको। तो यहाँ पर भी अगर आप शिफ्ट टैब करके देखते हो ना, तो इसने सब समझाया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये सब समझाया हुआ है इसने कि भाई क्या है, आर क्या है, डब्लू क्या है, एक्स क्या है, ए क्या है, बी क्या है, टी क्या है, प्लस क्या है। ठीक है। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन में समझाया हुआ होता है। ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है जिसने भी ओपन फंक्शन बनाया है, उसने अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं। ओके, लाइक दिस। तो एक बार वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है तो पढ़ते हैं। सपोर्टेड, सबसे पहला जो कि एक डिफॉल्ट मोड है, आप इसको लिखें या ना लिखें, वो हमेशा किस में ओपन होता है? आर मोड में ओपन होता है। तो आर क्या कहता है? पढ़िए। फाइल को क्या करता है? रीड करता है। एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। आपने फाइल का पाथ दे दिया, या फिर आपने गैस, इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता था? अगर मैं इस फाइल को यहाँ से रीड करने को बैठूं, क्या ये फाइल रीड कर पाएगा? नहीं ना। क्यों नहीं कर पाएगा? हम्म। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को प्रिंट कर दूं, क्या ये चलेगा? हम्म। पास लेना पड़ेगा ना उसको। हाँ, नहीं चलेगा ना। अगर डायरेक्ट ऐसे ओपन करेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ जी सर, क्यों नहीं चलेगा? पाथ नहीं लिया ना सर उसको। हाँ, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक्टिव है। कहाँ पर? इस पाथ में। या तो यहाँ पे पाथ चेंज करिए, या फिर उसको पूरा पाथ प्रोवाइड करिए। तो ये क्या बोलेगा? फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हम्म। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हमें ये फाइल ओपन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पूरा का पूरा फाइल का पाथ देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट गाइस, डब्लू मोड, ओपन फाइल फॉर राइटिंग। गाइस ध्यान से देना, अगर हम आर मोड में फाइल को ओपन कर सकते हैं और ओपन करते हैं ना, तो फाइल को राइट नहीं कर सकता है। ठीक है, हम उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो ये परमिशन है एग्जैक्टली में कौन सी फाइल क्या कर सकते हैं। तो ओपन फाइल फॉर राइटिंग, बी केयरफुल, इट विल ओवरराइट ऑल द डेटा, क्रिएट्स द फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ये चीज? ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि पुराना कंटेंट हुआ ना फाइल के अंदर, तो पुराने वाला क्या कर देगा? सारा हटा के आपका नया कंटेंट भेज देगा। ठीक है। दो तरीके से काम करता है। पहला, अगर फाइल नहीं होती है तो उसको क्रिएट कर देगा। अगर पहले से ही है तो उसको ओवरराइट कर देगा। तो हमेशा जब भी कोई नया कंटेंट मान लिया जाए, हमें डेटा प्रोसेस कर रहे हैं हम, हमें हर किसी का यूजर आईडी रखना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक नई फाइल बने और नई उसकी यूजर आईडी बने, तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार नई फाइल बनेगी और उसमें कंटेंट वो आता हुआ चला जाएगा। ठीक है। एक्स मोड क्या कह रहा है? क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ द फाइल विद द सेम नेम इज देयर इट विल रेज एन एरर। तो ये तभी यूज करते हैं हम, कब? तो guys ये एक एक्सेप्शन रेज करेगा। कौन सा?
फाइल नोट फाइल एग्जिस्ट वाला है, जो भी एरर आ रहा है, तो उस एक्सेप्शन को हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। या फिर हमें डब्लू कब बनाना चाहिए, जिस केस में हम फाइल को ओवरराइट करना चाहते हैं, और एक्स कब बनाना चाहिए, जब हम नहीं चाहते कि नई फाइल क्रिएट हो। ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट हो तो वो क्या कर देगा, आपको एरर थ्रो कर देगा। अपेंड मोड, append more content to the file. It will append in the last of the file. If the file does not exist, it will create a new file. ओके। अपेंड मोड का मतलब सिंपल इतना ही होता है कि जैसे लिस्ट में अपेंड कहाँ पे होता है, लास्ट में जाके। गाइस इस चीज का ध्यान रखें, जब हम एक रीड मोड ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो कर्सर कहाँ पे होता है उसमें, इसको बोलते हैं हम कर्सर। कि जब हम फाइल ओपन करते हैं, अगर रीड मोड में ओपन करेंगे ना, तो आपने देखा कर्सर होता है यहाँ पर। जब अपेंड माइंड मोड में ओपन करते हैं फाइल को, तो कर्सर कहाँ पे होता है, यहाँ पर। तो ये मोड बहुत स्पेसिफिक होते हैं। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपेंड मोड में फाइल को ओपन कर लें और रीड करने बैठोगे ना, तो आपको कंटेंट नहीं दिखाएगा कुछ भी। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पर। और यहाँ से आगे कोई कंटेंट ही नहीं है। अगर आप रीड मोड में से ओपन करते हैं, तो कर्सर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। और वो आपको सारा कंटेंट रीड करके देता है। नहीं तो एक काम करना, अपेंड मोड में ओपन करना और उसको प्लस करके रीड करके देखना। मैं बताता हूँ, दिखाएंगे। अपेंड मोर कंटेंट टू द फाइल। अब गाइस ये आर प्लस क्या है, ये जितनी भी परमिशन है ना आपकी, यहां से यहां तक की, या तो कंटेंट राइट हो सकता है या फिर रीड हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है क्या, प्लस मोड। कि प्लस मोड क्या करता है, रीड भी करता है और राइट भी करता है। तो आर मोड का मतलब क्या हुआ, रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। डब्लू मोड क्या करेगा, रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। प्लस का मतलब ये है कि आप रीड परमिशन और दे रहे हो उसको। राइट जिस वे में बिहेव करता है, वो तो इसी वे में बिहेव करेगा। प्लस का मतलब ये हो गया है कि आपको अब रीड भी मिल गया। ठीक है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड होता ही है गाइस, बाइनरी मोड आपको पता ही है। ठीक है। तो आर मतलब रीड ओनली, और आर प्लस मतलब रीड एंड राइट। डब्लू मतलब राइट ओनली, और डब्लू प्लस मतलब रीड एंड राइट। अपेंड ओनली ए, अपेंड एंड रीड मतलब ए प्लस। ठीक है। गाइस आई होप क्लियर है, बात समझ में आ गई। हम्म। तो करके देखें वन बाय वन। अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है और हम बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है, हियर, इसी को ले लेते हैं यहाँ से। माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और फाइल का नाम मैंने वन रख दिया, और वन के बाद मैंने इसको किस मोड में ओपन कर दिया, डब्लू मोड में। ठीक है। अब डब्लू क्या करेगा इस, अगर मैं उसी फाइल का नाम रख दूं, डब्लू क्या करता था, पुराने कंटेंट को हटा के उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। अब क्या ये मेथड चलेगा इसके ऊपर, रीड लाइंस, क्योंकि हम डब्लू मोड में ओपन कर रहे हैं, तो ये क्या बोलेगा, नॉट रीडेबल। क्यों, क्योंकि डब्लू होता है वो राइट के लिए होता है, ना कि रीड के लिए होता है। या तो इसको डब्लू प्लस करिए, या फिर इसमें कंटेंट को राइट करिए। तो अगर हम राइट करें, तो मैं बोला चलो ठीक है, राइट कर देते हैं। और वन करते हैं गाइज, वन क्यों करते हैं, नई फाइल चाहता हूँ मैं। यही कर दूंगा तो उसी में और राइट कर देगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल डॉट राइट। ठीक है। और राइट में मैंने लिख दिया, दिस इज लाइन 4, दिस इज न्यू लाइन। ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि 15 कैरेक्टर आपने क्या किए हैं, राइट किए हैं। ठीक है। टोटल मिला के 15 होंगे ये। ठीक है। अब देख लो फाइल कहाँ पे बनी है आपकी, नई फाइल बननी चाहिए फाइल वन के नाम से, ये रही। ठीक है। और ये आपका कंटेंट यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं कह दूं क्या, इसको दोबारा से लिख दूं, दिस इज लाइन 2, अब क्या होगा इसमें, दिस इज लाइन 2 ओवर राइट हो जाएगी इस। ठीक है। पुरानी वाली वहां से हट जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वाली फाइल आ जाएगी। ठीक है। नहीं तो करके देख लो, अब देखो जाके वहां पे वो लाइन हट गई। ठीक है। तो अगर आप चाहते थे कि लाइन यहीं पे आनी चाहिए थी, तो आपको किस में ओपन करना चाहिए था इसको, अपेंड मोड में। और अपेंड मोड के अंदर अब मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज लाइन 2 या 3, तो अब क्या होगा, ठीक है।
अब गाइस यहाँ पे लाइन अपेंड हो गई, आप तो नई लाइन अपेंड करना चाहते थे ना। तो यहीं पर मैं बताता हूँ, जिसको स्ट्रिंग की नॉलेज अच्छे से होगी, किसकी नॉलेज होगी, स्ट्रिंग की नॉलेज अच्छे से होगी, वो इनको मैनिपुलेट कर लेगा, क्योंकि ये कंटेंट जो है ना एक स्ट्रिंग है। और इसे नई लाइन में पहुंचाने के लिए या फिर कहीं स्पेस देके पहुंचाने के लिए मुझे स्ट्रिंग की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए था आपको, स्लैश एन, कि भाई जब मैं इस लाइन को भेजूंगा ना, तो मैं इसको बैक स्लैश एन से भेजूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फोर, कि ये नई लाइन में जाना चाहिए। देन यू विल सी इट विल गो इनसाइड द न्यू लाइन। अब आपको टैब से भेजना था, आपको स्पेस से भेजना था, तो सारा सारा खेल किसका है, स्ट्रिंग का है। और बाकी स्ट्रिंग को जिसको मेथड समझ में आते होंगे वो स्ट्रिंग के मेथड भी खेल लेगा। यहाँ पे कैपिटलाइज करके भेजना था, कैसे भेजना था, तो वो क्या करता है, यहाँ पे डॉट कैपिटलाइज भी लगा देता है ना। भाई यहाँ पे क्या करना था उसको, डॉट कैपिटलाइज तो लगा के भेजना था। अगर यहाँ पे भी नहीं लेता है तो क्या करना, वेरिएबल में लेके भेज देते, कि भाई वेरिएबल में कैपिटलाइज बनाते और उसमें कहाँ पे कंटेंट को कर देते, कैपिटलाइज करके उसमें भेज देते। तो आपको लोअर करना है, अपर करना है, टाइटल भेजना था, तो उस तरह से सारे स्ट्रिंग के मेथड यहाँ पे लगेंगे। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, अगर गाइस मैं इसको अपेंड प्लस मोड में ओपन कर दूं तो इसका मतलब क्या है, मैं फाइल को रीड भी कर सकता हूँ अब। हाँ, तो इसको अगर लाइन को हम कह दें कि हम इसको रीड करना चाहते हैं, ठीक है, रीड, और रीड के अंदर इसमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तो राइट में कंटेंट देते हो ना। तो मुझे बताओ क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा कुछ, ये आएगा पक्का। अभी बताया था मैंने कुछ। हाँ, 1 बजे से बैच है, ठीक है। तो क्या रीड आएगा, इस कंटेंट में कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आया बताओ मुझे। हम्म हम्म पर फिर भी कंटेंट नहीं आया, अभी बताया था मैंने ये। वैसे एक बात बताओ, जब आप खाली अपेंड में मोड करते हैं इस फाइल को, तो कंटेंट कहाँ पे राइट होता है, जब आप इस पे राइट लिखते हो और यहाँ पे आप लिखते हो दिस इज लाइन 19, कंटेंट कहाँ पे ऐड होता है, लास्ट में ना। तो जब लास्ट में ऐड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्सर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। जब आपने इसको यहाँ से ओपन किया तो रीड करने का काम कौन करता है, यहाँ पे ये कर्सर करता है। और जब ये कर्सर लास्ट में बैठा है तो इसलिए उसने रीड तो कर दिया, बट उसमें जब कंटेंट ही नहीं है तो कहाँ से देगा। उसने, आपने ध्यान से देखा एक चीज, उसने एक नई लाइन कैरेक्टर दिया था आपको, जो लास्ट में था वो क्या था, एक नया लाइन कैरेक्टर था बस, उसके अलावा और कुछ नहीं था। तो इसलिए वो रीड नहीं कर पाया। तो इसके लिए आपको एक फैसिलिटी होती है कर्सर डॉट सीक। सीक का मतलब क्या होता है, कर्सर को कहीं और पहुंचाना, ठीक है, जितने पोजीशन आप उसको पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। तो वो भी देखते हैं। तो यहां तक क्लियर है इस मोड इसके। हम्म एक्स मोड भी देख लो। एक्स मोड का क्या मतलब होता है, अगर इस नाम की फाइल है तो क्या कर देगा वो, एरर थ्रो। हम्म फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर हम फाइल नई बनाना चाहते हैं, पुरानी फाइल को ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं, तो हमेशा एक्स मोड, एक्स मोड हमें कंफर्मेशन दे देता है कि फाइल पहले से है भाई, ठीक है। डब्लू क्या कहता है, आपको एक्सेप्शन रेज नहीं करता। डब्लू डब्लू क्या कहता है, या तो मैं फाइल को ओवरराइट कर दूंगा या फिर नई क्रिएट कर दूंगा। ये कह रहा है कि मैं नई क्रिएट नहीं, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि फाइल 12 के नाम से फाइल बना दी जाए, तो यू विल सी एक नई फाइल बन जाएगी 12 के नाम से, और उसमें कंटेंट जो है आपका चला जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। किसी मोड में प्रॉब्लम तो बताइए गाइस। अब जैसे कि ये है गाइस, अपेंड मोड, जो प्रॉब्लम अभी हो रही थी हमें, ठीक है। आप कोई कंटेंट रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो या तो एक काम कर लेते हैं, ये मेथड क्लियर है तीनों, रीड लाइन, रीड लाइंस, और
हमने इटरेटर जनरेटर पढ़े नहीं पढ़े अभी? नहीं ना। आज वो भी कंफर्म करता हूँ मैं फाइल हैंडलिंग के बाद, ठीक है। देखो, जब आप एक रीड लाइन मेथड चलाते हो ना, आप वन बाय वन फाइल रीड कर सकते हो, लाइक दिस। आई शो यू। एक तरीका तो ये है, आप सारा के सारे कंटेंट को एक साथ उठा लाओ। मान लीजिए मेरे पास ये फाइल है गाइस, ठीक है। सारा का सारा कंटेंट आपने क्या किया, एक बार में उठा लिया। उठा लिया। एक तरीका ये है कि आप इसकी लाइन बाय लाइन रीड करते हो, और लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है, जहां पर बैकस्लैश एन होता है। गाइस ये लाइन बाय नई लाइन को कैसे पहचानता है, इस पे कोई लाइन लिख थोड़ी रहा है। जैसे ही हम एंटर करते हैं ना यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली इसमें क्या इंसर्ट कर देता है, बैकस्लैश एन। और बैकस्लैश एन ही उसे रीड कर लेता है। मैं जितनी बार यहाँ पे नेक्स्ट मारता जा रहा हूँ, बेशक ये लाइनें खाली हैं, बट ये बैकस्लैश एन क्या करता जा रहा है, रीड लगाता जा रहा है। और जब ये स्ट्रिंग रीड करी जाती है तो बैकस्लैश एन उसे पकड़ लेता है और उसको नई लाइन को ये दे देता है। सेम गोज विद हियर। अगर हम इसको पूरे के पूरे कंटेंट को यहाँ उठा के रख देना, कहाँ पे, अपनी फाइल के अंदर, हियर, जो हमारी फाइल नंबर 12 है, तो ये जो कंटेंट है, ये क्यों नहीं होता ये, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है ना, जितनी बार भी इसमें एन गया है, आप देख रहे हो, जितनी बार भी आपने इसमें बैकस्लैश एन गया है, उतनी ही लाइन बन चुकी है इसमें। आप यहाँ पे इसको एंटर मारते चले जाओगे, ऐसे करके, तो ये सारा सारा जो है ना, यहाँ पे बैकस्लैश इन न्यू लाइन घुस गई है यहाँ तक, और ये आपको एज ए स्पेस दिखाई देंगे वहां पर भी, ठीक है। आप यहाँ पे कोई टैब दबा रहे तो बेशक अब टैब दिख थोड़ी ना रहेगा। मैंने यहाँ पे टैब दबाया 2 बार, टैब दिख थोड़ी ना रहा है कि टैब दबाए क्या दबाए। अब कंफ्यूजन क्या हो सकता है यहाँ पर, कि भाई ये स्पेस भी हो सकता है। अगर देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये टैब दिख रहा है आपको, स्पेस नहीं दिख रहा है। तो वहां पर क्या इंसर्ट हो जाएगा, बैकस्लैश टी इंसर्ट हो जाएगा, आपको टी ही दिखाई देगा। नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो छोटी सी फाइल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज न्यू फाइल, आपने यहाँ पे स्पेस दिया। अब आप कंफ्यूजन हो सकता है कि चार टैब थे या फिर स्पेस था। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज लाइन 2, एंटर किया। अब यहाँ पे मैंने टैब दिया है ना कि स्पेस दिया है, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद दिस इज लाइन 5, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने स्पेस दे दिया, और यहाँ पे एंटर कर दिया, और फिर एक एंटर कर दिया, और यहाँ पे लिखा दिस इज लाइन 4। तो यहाँ पे रीडेबिलिटी का पता नहीं चलता बिल्कुल भी कि भाई यहाँ पे स्पेस थे, टैब थे, क्या। इसीलिए हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते टेक्स्ट फाइल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसको पार्स करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, होगी कि नहीं होगी। टैब से भी देखोगे, स्पेस से भी देखोगे, बैकस्लैश एन से भी देखोगे। इसीलिए हम प्रिफर करते हैं क्या, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। वहां पे क्या बेनिफिट हो जाता है, वहां पे ये बेनिफिट हो जाता है, हर वैल्यू कोमा से सेपरेट होती है। तो इतने तरह के अगड़म झगड़म ही नहीं है। ओके। सो अगर ये फाइल सेव कर दी जाए, डन। और टेक्स्ट फाइल को आप रीड करो, जो आपकी 12 नंबर की फाइल थी, ठीक है, 12। और इसको हम रीड करते हैं। ओके, और रीड के अंदर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आर मोड में, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट को डायरेक्ट प्रिंट करो, आप देखोगे ये फाइल कैसी दिख रही है आपको, देख रहे हो। जहां जहां पे मैंने एन इंसर्ट किया था वहां पे एन दिख रहा है, जहां पे स्पेस दिखा था वहां पे स्पेस दिख रहा है। और शायद मैंने टैब हटा दिया था, कहीं दिख रहा है टैब। इससे पहले तीसरे का ये पहले रहा, का तीसरा ये रहा, ये रहा वो टैब। तो अब हमें कंटेंट ऐसा ही क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ ना, तो प्रिंट फंक्शन क्या है, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है किसको, स्केप कैरेक्टर्स को, जिसकी वजह से ये कंटेंट आपको एज इट इज यहाँ पे दिख। समझ गए बात को। तो ये जो कैरेक्टर वहां पे घुसे थे, इसीलिए हम फाइल हैंडलिंग के अंदर स्ट्रिंग पढ़ाया जाता है पहले, तब उसके बाद फाइल हैंडलिंग पढ़ाई जाती है। सो दैट यहाँ से यहाँ तक का आगे का जो खेल बचता है वो किसका बचता है, स्ट्रिंग का बचता है। अगर आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अच्छे से आता है, दैट मीन्स आपको फाइल हैंडलिंग समझने में कोई दिक्कत ही नहीं।
ओके, जैसे कि हमें रीड लाइन पढ़नी है, ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड होता है हमारा फाइल डॉट रीड लाइन। सिंगल लाइन एक बार में पढ़ना, आपकी मर्जी। आपसे कहूँ कि मैं 10 लाइन रीड करिए, तो रीड लाइन क्या होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट देता है जो हर बार में एक लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा। और ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, जस्ट सिंपल बैकस्लैश एन से। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंटेंट ले लो, लाइक दिस हियर, अपने कंटेंट बना लेते हैं हम, ठीक है। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, दिस इज लाइन 4, दिस इज लाइन 5। फाइल को सेव किया और क्लोज किया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल इस फाइल को, आई थिंक फाइल का नाम क्या था, 1, ओके, फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ठीक है, क्या है आपके पास, लाइन 1, फाइल डॉट रीड लाइन। कौन सी लाइन आ गई, दूसरी, फाइल डॉट रीड लाइन। एग्जैक्टली में क्या चल रहा है, जहां पर भी उसे बैकस्लैश एन मिल रहा है, वहां से वहां तक का कंटेंट आपको उठा के दे रहा है। आप कहने लगोगे भाई शुरू की 100 लाइनें रीड करनी है बस, तो वैसे कैसे करें, फोर लूप लगा दो एक। अगर फोर लूप को लगा दो, फोर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर कह दिया आपने 1 से लेके 101 तक, और यहाँ पे क्या कर दो, फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है guys? और रीड लाइन क्या देगा आपको, यहाँ से आगे की 100 लाइन रीड करके दे देगा आपको, क्योंकि 100 लाइन तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो आपको मेरे हिसाब से एरर मिलना चाहिए, आगे लाइन ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे क्या करेगा, आपको सारी की सारी लाइनों को प्रिंट करता हुआ देता हुआ चलाएगा, आपको जितनी लाइनें चाहिए, ठीक है। देखो बैकस्लैश एन 100 बार दे दिया इसने यहाँ तक, आई होप क्लियर है। तो जितनी लाइन आपको रीड करनी है उतनी बार आप लूप चलाइए और ये आपको कंटेंट देता हुआ चला जाएगा। रीड लाइंस में क्या बताया था मैंने, क्या देता है ये आपको, ये आपको लिस्ट देता है। यहां से ब्लैंक लिस्ट रिटर्न क्यों की है इसने, क्योंकि आगे कंटेंट ही उसमें नहीं, ठीक है। तो वैसे 3 मेथड हो गए आपके, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। उसी तरह से आपका राइट होता है, राइट, राइट लाइन और राइट लाइंस। तीनों ही मेथड राइट लाइंस के भी होते हैं, इनको भी देख लो। ठीक है, हाँ, एक चीज और गई, कर्सर डॉट सीक। कर्सर डॉट सीक का मतलब क्या होता है, अगर आप पॉइंटर को सेट करना चाहते हो, पॉइंटर को सेट करने का मतलब क्या है, जैसे आपको अपेंड में प्रॉब्लम हो रही थी ना, अभी अपेंड क्या कर रहा था, कर्सर कहाँ लेके जाता है, लास्ट में। उसी तरह से आपका जो राइट मेथड है वो भी कहाँ लेके जाता है, डब्ल्यू मोड, वो भी शुरू में ही लेके जाता है। क्यों, क्योंकि वो फाइल को सारे क्या करता है, ओवरराइट करता है, और ओवरराइट तभी पॉसिबल है जब कर्सर आपका शुरू में पहुंचा हो, ठीक है। ओके, एक चीज और, विद ओपन स्टेटमेंट। अब देख बार बार क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पर, क्या, फाइल को क्या करना पड़ रहा है मुझे, क्लोज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बाद में पाइथन में इंक्लूड हुआ है कि विद ओपन ब्लॉक। विद ओपन ब्लॉक क्या कहता है, आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, स्टेटमेंट अभी भी सेम टू सेम वही है, ठीक है। स्टेटमेंट अभी सेम टू सेम वही है। कैसे, आप इसको लिख सकते हो, विद ओपन, और ओपन के अंदर, ठीक है, फाइल का नेम,
ठीक है। जो वेरिएबल आपने डायरेक्ट दिया था उसको यहाँ पे क्या लिख दो, एज फाइल। ठीक है। और एज फाइल के बाद और फाइल डॉट रीड। ठीक है। और यहाँ पे आपका कंटेंट सेम ही है, कोई अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। बस आपको यहाँ पे फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं। अगर आप इस पे कुछ रीड करना चाहोगे दोबारा से तो रीड नहीं होगा, आप कहने लगोगे भाई मैं यहाँ पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी। माई फाइल। ठीक है। तो अगर आप कंटेंट को यहाँ पे रीड करना चाहो तो आप कर सकते हो। मतलब कंटेंट वेरिएबल के अंदर तो है ही आपकी वैल्यू, बट आप वापस से कहने लगो कि मैं फाइल डॉट रीड लगा दूं, तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल। तो ऑटोमेटिकली जब विद ओपन ब्लॉक होता है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, फाइल को क्लोज। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ओपन ब्लॉक में और विद ओपन में क्या डिफरेंस होता है। तो ओपन में और विद ओपन में यही डिफरेंस होता है कि ओपन आपकी फाइल को क्लोज नहीं करता है, यू हैव टू क्लोज द फाइल मैनुअली। आपको फिर फाइनली ब्लॉक के अंदर इसको क्लोज करना पड़ेगा, बट इसके अंदर आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं। ठीक है। इसके अलावा और क्या बचता है इसमें? तो ये सारे मेथड मैंने वन बाय वन दिए, मैं आपको फाइल अभी दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है। लाइक दिस, आप कोई फाइल रीड कर रहे हो, फाइल डॉट सीक। सीक का मतलब क्या है, आप उसको पॉइंटर को कहीं पहुंचाना चाहते हो। मान ले जाए हमें विद ओपन से कोई ब्लॉक को रीड करें और इस कर्सर को हम कहीं पे पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। हियर, अब कोई फाइल बना लो या तो इसी का पाथ दे देते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है जो फाइल है। हम्म, ठीक है। एक बार पूरा पाथ दे देते हैं, मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना ली, दिस फाइल। और इस फाइल के अंदर ये सेव कर दिया। ठीक है। अब दिस फाइल क्योंकि मैंने कहीं और खोल दिया है डायरेक्टरी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा पाथ दे दूंगा। और पाथ देने के लिए क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, शिफ्ट और राइट क्लिक, और कॉपी एज पाथ। ठीक है। पाथ कॉपी हो गया। कहाँ खोला था मैंने वो, यहाँ पर। ठीक है। सो उस पाथ को यहाँ प्रोवाइड कर दो। हाँ। ठीक है। तो फिर आ गया कंटेंट। कर्सर डॉट सीक, अब इसका कंटेंट देखो एक बार। ओके। कंटेंट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? कर्सर डॉट सीक क्या कर रहा है, पॉइंटर को कहीं और लेके जा रहा है। मैं अगर उसको बिना सीक के ओपन करता हूँ, देखो फाइल का क्या आ रहा है, कंटेंट। ठीक है। हियर यू विल सी, यू आर सीइंग कंटेंट लाइक दिस, स्कोप लेवल्स इन्वॉल्व। अगर हम कर्सर को कह रहे हैं कि भाई हम कर्सर को, पॉइंटर को 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन हटाना चाहते हैं, तो आपको ये स्कोप नहीं दिखेगा। कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे स्कोप भाग गया है। क्यों भाग गया है? क्योंकि कर्सर को आपने कहाँ पहुंचा दिया है, यहाँ पर पहुंचा दिया। और वहीं पर अगर आप कहने लगो फाइल डॉट टेल, टेल का क्या मतलब है कि बताइए कर्सर कहाँ पर है। सीक का मतलब है जहां पे मैं बोल रहा हूँ कर्सर को वहां पहुंचाइए। और टेल का क्या मतलब है, बताइए पॉइंटर कहाँ पर है। तो जब आप पॉइंटर आप लगाते हो ना, फाइल डॉट सीक अगर रीड पे लगाओगे तो कर्सर कहाँ पे होगा, 0 पोजीशन पे। अगर आप अपेंड में ओपन करोगे तो कहाँ होगा, एंड पोजीशन। ठीक है। गाइस आई होप क्लियर है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, कर्सर कहाँ पर है, 5th पोजीशन पे। कौन बता रहा है ये,
ये बता रहा है, क्योंकि आपने पहुंचा दिया उसको, कहाँ पे पहुंचा दिया, शुरू में पहुंचा दिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कहाँ पर है, जीरो पोजीशन पे। अब जो कंटेंट लिखना शुरू करेगा ना, अगर आपने इस फाइल को अपने यहाँ पे राइट करना शुरू कर दिया आर प्लस में, तो ये फिफ्थ जीरो पोजीशन से लिखना स्टार्ट करेगा। बट अगर आप इस पे राइट करना शुरू कर दोगे, मतलब सीख कर दोगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। आई होप क्लियर है ये सारी चीजें। तो इस तरह से ये आपके कर्सर चलते हैं यहाँ पर। अब कोई दूसरी बात आती है, सीएसवी फाइल हैंडलिंग। अब हर फाइल हैंडलिंग के लिए आपके पास क्या है, अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो ये था आपके लिए, किसके लिए, टेक्स्ट फाइल हैंडल के लिए, फाइल को, कंटेंट को रीड करना, वन बाय वन राइट करना, आपको बहुत सारी फाइलें राइट करनी है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे चलती हैं। अब बात आती है सीएसवी फाइल की। अब ये सीएसवी फाइल होती है क्या एग्जैक्टली में, सीएसवी कुछ नहीं होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। ठीक है। जैसे कि आप कोई एक्सेल फाइल बनाइए, ठीक है, इसको भी रीड करना आसान है, टेक्स्ट फाइल से भी आसान है। कैसे आसान है वो मैं बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे लिखा कॉलम का नाम, नेम, ठीक है, सिटी, और यहाँ पे आपने लिखा है इसको लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया इसको सचिन, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया नोएडा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया पाइथन, ठीक है, जावा, ठीक है, ठीक है। ये आपने इसको इसको मैं सीएसवी फाइल में सेव करूंगा, ठीक है। सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। आप इसको सेव एज पे जाओगे, ठीक है, और इसको डेस्कटॉप पे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और इसका नाम लिख देंगे माई सीएसवी फाइल। अब देखो ये पूछेगा आपको, ये एक्सेल, आपको अगर एक्सेल वर्कबुक करोगे फिर आपको पांडाज लगेगा, एक्सेल मेथड लगेगा। बट अगर सीएसवी कर देंगे तो पांडाज ही लगेगा और सीएसवी मॉड्यूल लगेगा। हालांकि सीएसवी मॉड्यूल अलग से भी है यहाँ पर, कहाँ पर, पाइथन के अंदर। बट आपको उसको पांडाज से भी कर लोगे तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, इस कोमा सेपरेटेड वैल्यूज ये रहा। डन, सेव हो गई फाइल। अब आप इसको रीड करना चाहते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। माई सी एस वी फाइल ये रहे, ठीक है। आप इसको अगर देखो नोटपैड में ओपन करना चाहोगे तो ये ओपन हो जाएगी आसानी से। देखो हो गई। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हर वैल्यू किससे सेपरेटेड है, कोमा से, इसीलिए बोला जाता है इसको कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। अगर मैं इसको कंटेंट को रीड करना चाहूँ, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट रीड कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करो, पाथ कॉपी करो, ठीक है, और इस फाइल को यहाँ पे रीड कर लो, ठीक है। ये, तो मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट पांडाज एस पी डी, ठीक है। पीडी, अब यहाँ पे कंटेंट मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, कंटेंट इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी, और सी एस वी के अंदर वो पाथ प्रोवाइड कर दो और यहाँ पे आर लगा दो, ठीक है। इवन अगर आपकी सी एस वी फाइल होती है, आपकी टी एस वी भी होती है। टी एस वी मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यूज, हो सकता है कि हर जगह पर चार स्पेस बना के दिए हों किसी ने। तो क्या, ये डिलीमीटर होते हैं जो फाइल को हैंडलिंग में आपकी हेल्प करते हैं। अगर यहाँ पे हम इस फाइल को, कंटेंट को रीड करना चाहें तो हम कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपको डेटा फ्रेम रिटर्न करता है, तो आप देखोगे आपका कंटेंट एज इट इज आपको मिल गया। अब यहाँ से क्या होता है गाइस, जिसको डिक्शनरी की वैल्यू थोड़ी समझ में आती है, यहाँ से आगे का वो वैल्यू शुरू हो जाता है। हालांकि पांडास अच्छे से पढ़ाया जाता है दोबारा। मान लिया मुझे नेम की ही वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे इंडेक्सिंग की भी बात आती है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग जिसको अच्छे से समझ में आती है वो यहाँ पे कर पाएगा। कंटेंट, और कंटेंट का आप कहने लगो केवल नेम कॉलम की वैल्यू, आपको केवल नेम मिल जाएगा, ठीक है। और नेम का भी आपको जी। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये किसका काम है, देखो यहाँ तक तो कंटेंट आपने रीड करके दे दिया। अब यहाँ से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जिसको अच्छे से आता है वो कर सकता है। तो इसीलिए कोर पाइथन के अंदर अगेन आई एम सेइंग, जितना कोर पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। यहाँ तक पांडास का खत्म हो गया काम, उसने आपको रीड करके दे दिया फाइल को। अब यहाँ से आगे बचा है नमपाई का, और जो आपकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का काम होता है। क्लियर है।
आप 1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? विशाल मिल जाएगा। मुझे लैंग्वेज चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, और पहली लैंग्वेज कौन सी है वो चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे आप ये कर दोगे। पहले नहीं है का। ठीक है, आगे देख लेना, समझ गए तुम क्या है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। ओके, ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, घर जाके एक बार अच्छे से बना लेना। डिलीट फाइल मैंने ओएस मॉड्यूल के अंदर ही बता दिया आपको कि ओएस डॉट रिमूव फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करनी है, आपको पता ही है ये। आपको किसी पर्टिकुलर फोल्डर में फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे? mkdir। तो guys, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाओगे। जैसे ही फोल्डर बन जाएगा, आप क्या करोगे? उस फोल्डर का पाथ देके उस फाइल का पाथ दे दो। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे इस फोल्डर में फाइल बनानी है पूरे फोल्डर के अंदर, तो अब खुद ही अपना नया फोल्डर बनाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा? mkdir से फोल्डर बना दूंगा। बना दोगे। जब वो फोल्डर बन जाएगा, तो बनने के बाद विद ओपन ब्लॉक से क्या करोगे? एक एक्स मोड में फाइल को ओपन कर दोगे उस पाथ के ऊपर, और वो फाइल उसी पाथ के अंदर बन जाएगी। अरे, कब कब आए बैंगलोर से? मैं परसों। छुट्टी थी 3 दिन की इसलिए। इस पूरा कंटेंट है, बहुत टाइम लगेगा आपको इसको लिखने में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दे ही देता हूँ फाइल को, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊंगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह से आपकी डॉक फाइल होती है, जो आपका डॉक मॉड्यूल होता है ना। जेसॉन फाइल सुनी है आप लोगों ने? तो जेसॉन फाइल भी हैंडल कर सकते हैं हम कहाँ पर? यहीं पर। ठीक है, तो उसके लिए अलग से एक जेसॉन मॉड्यूल है आपके पास। तो हर फाइल हैंडलिंग के लिए अलग से मॉड्यूल है। पाइथन की ब्यूटी यही है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने हर किसी मॉड्यूल के लिए आपको एक नया मॉड्यूल बना के दिया है, सो दैट आप किसी भी तरह की फाइल को हैंडल कर पाएंगे। आपके जेसॉन फाइल को हैंडल करना मतलब बहुत आसान होता है। अब मैं वही बात बोलने वाला हूँ दोबारा से, जिसको डिक्शनरी आती है वो जेसन फाइल को यहाँ पे हैंडल कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया है, एक जेसन मॉड्यूल दिया है आपको। और वो जेसन मॉड्यूल क्या कर सकता है, किसी भी जेसन फाइल को किसी में कन्वर्ट कर सकता है, डिक्शनरी में। आप डिक्शनरी में अपना काम करिए और वापस से उसे किस में पटक दीजिए, जेसन मॉड्यूल में।
इससे क्या होता है, आपको जेसॉन पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जेसॉन कैसे हैंडल होगी। आपने डिक्शनरी पढ़ा था और डिक्शनरी ही जेसॉन बन जाती है। आई शो यू कैसे बन जाती है। देखो, एक मैं आप लोगों को एक वो दूंगा, प्रोजेक्ट छोटा सा, यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करो हल्की हल्की। ठीक है, आपने पढ़ लिया, एल्स पढ़ लो। अब क्या होना चाहिए गाइस, अब मतलब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। लाइक कोई प्रॉब्लम आपको मिल रही है तो उसको सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है, आई शो यू। इसको पढ़ना बहुत आसान है। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी विद ओपन ब्लॉक ही चलेगा, ऐसे ही समझा देता हूँ गाइस, इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मान लीजिए आपके पास कोई जेसन फाइल है। ठीक है, जेसन फाइल आपको पता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेसन। आप जितनी भी फाइलें यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी की सारी जेसन फाइलें इस तरह से कुछ दिखती हैं गाइस, कर्ली ब्रैकेट के यहाँ पे डॉट जेसन, क्रिएटिंग जेसन, इस तरह से जेसन फाइलें हैं। और ये सारी जुपिटर नोटबुक की फाइल है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक सैंपल वन जेसन की फाइल है, ये रहा, कहाँ पर है, ये रहा सैंपल वन की फाइल है। अगर इसको ओपन करके दिखाऊं मैं, सिंपल कुछ नहीं है, एक यहाँ पे इसका अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, ये, तो ये रहा, इसके अंदर एक डिक्शनरी मेरे यहाँ रखी हुई है, और जेसन फाइल है गाइस, एग्जैक्टली में डिक्शनरी नहीं है, जेसन फाइल ही है। जेसन फाइल का कंटेंट भी ऐसे ही होता है जैसे कि हमारा डिक्शनरी का होता है। बट क्योंकि हमारे जो पाइथन होते हैं, केस स्टडी लैंग्वेज होती है, वहाँ पे ट्रू और फॉल्स कैसे होते हैं, टी कैपिटल होता है, बट यहाँ पे कैसा चल जाता है, स्मॉल में। तो इसलिए ये जेसन फाइल है, ना कि डिक्शनरी है। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डिक्शनरी में। हमने कहा कि इंपोर्ट जेसन, जेसन मॉड्यूल इंपोर्ट किया आपने, और हमने क्या किया, विद ओपन सैम्पल डॉट जेसोन को किस मोड में, रीड मोड में, एज फाइल। बस यहाँ पे एक टर्म चेंज है, जेसोन डॉट लोड। हम उस फाइल का कंटेंट जो इस किस किसके अंदर है, सैंपल वन के अंदर, यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पे लेके आए। और यहाँ पे लेने के बाद अगर आप चेक करोगे, कंटेंट किस में कन्वर्ट हो गया, डिक्शनरी में। और जब डिक्शनरी में हो गया तो आप देखोगे इसका वैल्यू जहाँ पे ट्रू स्मॉल में लिखा था, यहाँ पे कैसा हो गया, कैपिटलाइज हो गया। अब ये पूरा का पूरा आपके पास डिक्शनरी है। आपको जो इसमें एडिट करना है, डिलीट करना है, तो एग्जैक्टली में आप किस पे डिलीट एडिट कर रहे हो, डिक्शनरी पे एडिट कर रहे हो, ना कि JSON पे एडिट कर रहे हो। तो मुझे पढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि भाई ये कैसे होगा, फ्रूट की वैल्यू कैसे बदलेगी, फ्रूट की वैल्यू कैसे एक्सेस होगी, वैल्यू को कैसे चेक किया जाएगा, कलर कैसे चेंज होगा, तो सारा का सारा किसके अंदर है, ये डिक्शनरी के अंदर। आपका काम फिनिश हो गया, डन। अब आप क्या कर सकते हो, देखो, लूप भी चला सकते हो सेम टू सेम जैसे चलाते हो, डिक्शनरी है तो लूप चला ही सकते हो। अब मुझे वापस से किस में डंप करना है, ये डिक्शनरी में डंप करना है, मतलब वापस से इसको क्या बनाना है, जेसन फाइल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको वापस से इंपोर्ट जेसन करूंगा, और उसी कंटेंट को जो मैंने ऊपर अभी चेंज किया है, सारा का सारा चेंज करके विद ओपन, नई फाइल में भेजना है तो नई फाइल में एक्स मोड में ओपन कर सकता हूँ। अगर उसी में कंटेंट राइट करना हो तो डब्ल्यू मोड में ओपन कर देता। बट मैंने क्या किया है, एक नई फाइल क्रिएट कर ली है, क्रिएटिंग डॉट जेसन वन के नाम से, और किस मोड में ओपन किया उसको, एक्स मोड में, और जेसन डॉट डम्प। और वापस से ये वैल्यू वहां पे ट्रू जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जिस वे में जेसन वाइट हमारी काम करती है। फिर वापस से गाइस, अगर फाइल को आपको रीड करना होगा, इसी तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर आई बात समझ में। तो एग्जैक्टली में जेसन को हमने क्या किया, डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, अपना काम किया, और वापस से क्या कर दिया, जेसन में डंप कर दिया। और हमारा कंटेंट भी, हमें नई चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वही टेक्स्ट का कंटेंट हमने किस में ले लिया, स्ट्रिंग क्लास में ले लिया, और स्ट्रिंग को ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरह से पांडास के अंदर क्या किया, हमने उसको एक एरे में ले लिया, और एरे क्या कर दिया, उस पर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करके डेटा को एक्सेस कर लिया। सो आई होप गाइस क्लियर है, आगे चले। हम्म, तो ये फाइल भी दे दूंगा मैं आप लोगों को, इसको भी करके देख लें। ठीक है,
बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इटरेटर एंड जनरेटर। ठीक है। मैं जितने भी इंटरव्यू में अब तक गया था मुझसे पूछे गए थे। कब पूछे गए थे? जब आप एडवांस लेवल पे होते हो, आपके 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। इवन फ्रेशर को भी जानने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको शुरू से ही यूज करनी आनी चाहिए। तो 3 चीजें होती हैं, इटरेटर, इटरेशन और इटरेटर। ठीक है। इटरेबल, इटरेबल, इटरेटर और इटरेशन। ठीक है। इटरेबल क्या होता है बताइए आपको, क्या होता है इटरेबल? उनका क्लास जिसपे हम फोर लूप लगा के वैल्यू को 1 बाय 1 एक्सेस कर कर सके। ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम होती है, इटरेबल पे जब आप फोर लूप लगाते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो आपको सारा कंटेंट एक साथ ही पटक देता है। कर देता है कि नहीं देता है? जब तक फोर लूप फिनिश नहीं हो जाएगा, वो आपको सारी वैल्यू को क्या करता रहेगा? लाता रहेगा, जब तक कि आप उसको जानबूझ के ब्रेक ना कर दें। अब अगर आपने ब्रेक कर भी दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगा? मान लिया जाए मेरे पास एक लूप है, इसके अंदर 1 लाख से लेके 4 लाख नंबर है। ठीक है। ठीक है। अब आपने एक फोर लूप लगाया, इसके ऊपर आपको वैल्यू चाहिए थी। अब वैल्यू आपको चंक में चाहिए थी। आपने कहा कि भाई सारा डेटा मैं एक साथ मेमोरी में नहीं भरना चाहता, क्या करना चाहता हूँ, वैल्यू की जितनी जरूरत है उतनी चाहिए मुझे, सारी वैल्यू एक साथ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको फोर लूप डायरेक्ट लगाते हो, ये क्या करेगा? फोर लूप यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ फिनिश करेगा। अगर आपने ब्रेक कर दिया, आप बोलोगे नहीं हमारे पास ब्रेक ऑप्शन तो है, हम कर देते हैं ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा? लूप ब्रेक करके टर्मिनेट कर जाएगा, और आपको ये स्टेट याद रखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम कहाँ तक नंबर ले लिए थे, है ना? आप क्या करोगे? मान लीजिए आपने शुरू के 100 निकाल लिए थे, आप क्या करोगे? आपको याद रखना पड़ेगा ना, 100 लिए थे पहले बार में। अब कहाँ से शुरू करना है? एक सही 101 से शुरू करना है, फिर 200 तक चलाना है। इसका मतलब इतनी बार लूप चलाऊंगा, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सारे के सारे एलिमेंट को एक साथ मेमोरी में नहीं रखना चाहते। इसके लिए बनाया गया है क्या? आपका इटरेटर। अभी आपने देखा था मैंने फाइल पे एक क्या चलाया था? रीड लाइन चलाया था। फाइल डॉट रीड लाइन पहली लाइन दे रहा था। फाइल डॉट रीड लाइन तो वो एक इटरेटर ही है, जो आपको वैल्यू को क्या करके दे रहा है? इटरेट करके दे रहा है। सारे कंटेंट को एक साथ ना देके जितने आपकी जरूरत हो उतने दे रहा है। इसीलिए हमारा काम आता है क्या? इटरेटर। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इटरेटर, इटरेबल आपको पता ही है इस इटरेबल। इटरेबल क्या होता है? An iterable in an object that can be iterated over. In simple terms, is something you can loop over, accessing each item's element one by one. आपके लिस्ट हैं, आपके टपल हैं, आपके सेट हैं, आपके डिक्शनरी हैं, आपके स्ट्रिंग्स हैं, आप ये सारे के सारे क्या हैं? इटरेबल आइटम्स हैं। ठीक है। अब गाइस इटरेटर क्या है? इटरेटर भी एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रीम ऑफ डेटा। इट इम्प्लीमेंट्स 2 मेथड, एक तो इटर मेथड और एक नेक्स्ट मेथड। इटर मेथड क्या करता है? इसको एक इटरेटर बना के देता है। ठीक है। और इटर मेथड क्या करता है? इसको एक आपको एक इटरेटर बना के देता है। और नेक्स्ट मेथड क्या करता है? आपको नेक्स्ट वैल्यू ला के देता है। तो मोस्टली गाइस इटरेबल, इटरेटर से मतलब ये है कि आप इसको किसी इटरेबल पे लगाओगे और आप वैल्यू को जितनी चाहो उतनी एक्सेस करना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि सारी वैल्यू एक साथ एक्सेस होके आपको मिल जाए। अब ये सिंपल सी बात है, किस पे लगेंगे ये? इन पे ही लगेंगे। तो आप बना सकते हो टपल इटरेटर बना सकते हो, आप लिस्ट इटरेटर बना सकते हो, जो वैल्यू को 1 बाय 1 आपको एक्सेस करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, इटरेशन आपको बताइए इटरेशन क्या होता है? एक बार एक प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन इटरेशन। ओके। अब ये हमारे पास एक लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ठीक है। यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने नई फाइल बना लिया। अब मुझे वैल्यू एक साथ नहीं चाहिए गाइस। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, एक साथ ले भी आओगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चार वैल्यू कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। बट जहाँ बात बिलियंस में चली जाती है, वहां पर ये चीज काम आती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम इस पे एक इटर मेथड लगाते हैं, किसके ऊपर? माई लिस्ट के ऊपर। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? आपका एक इटरेटर बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा इसको लिस्ट इटरेटर। ठीक है। बन गया। और बनने के बाद अगर इसका आप टाइप चेक करोगे ना, किसका? लिस्ट का। तो ये क्या कह रहा है? ये एक लिस्ट आइटरेटर है। अगर ये यहाँ पे एक टपल होता ना तो ये क्या बन जाता है? एक अप्लाई करने का ट्रिपल आइटरेटर बन जाता।
अब क्या कर सकते हो, आप इस पर नेक्स्ट मेथड चला सकते हो, किसके ऊपर, इस इटरेटर के ऊपर। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप इस पर नेक्स्ट मेथड चलाइए, ये आपको वैल्यू 1 बाई 1 देगा। 1 बाई 1 कैसे, वन, सॉरी, लिस्ट इटरेटर, ठीक है, क्या दिया, 1, नेक्स्ट मेथड चलाइए, क्या देगा, 2 देगा। इस तरह से इसको स्टेट याद होती है अपनी, कि लास्ट टाइम ये किस स्टेट पे था, ठीक है। अब आप कहोगे कि मुझे तो 100 नंबर चाहिए, क्या 100 बार नेक्स्ट चलाऊंगा, नहीं। अब आप लूप चला सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 i इन रेंज, 2 वैल्यू चाहिए आगे की, तो आप ये कर सकते हो, 2 बार लूप चलेगा, और आपको क्या मिलेगा, प्रिंट नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद लिस्ट इटरेट। समझ गए बात को। इससे ये फायदा हुआ आपका, आपको लूप ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको स्टेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर आपने शुरू में रेंज चलाया होता कि भाई मैं 100 तक के नंबर लेके पहले आऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको वो कहीं पे स्टोर करना पड़ता है कि पहले 100 वाला आ चुका है, तो अब 101 चाहिए, और इसको याद करना गाइस हर बार नया वेरिएबल लेके उसको असाइन करना पड़ता। तो इसीलिए हमने क्या बना लिया, एक इटरेटर। क्लियर है, इटरेटर क्या होता है। हम्म। अब गाइस इसी से मिलता जुलता होता है आपका क्या, जनरेटर। जनरेटर भी कुछ इसी तरह का काम होता है, वो एक इटरेटर ही होता है, ठीक है। और जनरेटर किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से काम करता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जनरेटर क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। जनरेटर का काम ये होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप केवल वैल्यू को इटरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वैल्यू को इटरेट कर रहे हो, आपको वही वैल्यू मिल रही है जो आप यहाँ से ला रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। अब मैं कहता हूँ कि मैं अपने कस्टम वैल्यू चाहता हूँ, कस्टम वैल्यू का क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये स्क्वायर होके मिले सारी वैल्यू, या फिर मैं चाहता हूँ इसका ट्रिपल होके मिले, या मैं चाहता हूँ कि इसमें 18% मुझे जुड़ के मिले। कुछ अपना कस्टम चीजें लिखना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ इनफाइनाइट नंबर सीरीज। अब मैं आपसे कहने लगूंगा इसे, मेरा एक क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये है, आई वॉन्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज। इसमें आप कैसे बनाओगे इसको, एक वाइल लूप लगाओगे, आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और वाइल ट्रू लगाओगे। वाइल ट्रू क्या करेगा, 1 2 3 आपको वैल्यू देता चला जाएगा। बट इससे प्रॉब्लम क्या है, ये आपका मेमोरी भर के बंद कर देगा कि नहीं कर देगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू चाहिए ऑन द फ्लाई। जनरेटर की एक बार डेफिनेशन पढ़ो, या मैं ओपन ही कर देता हूँ उसको, तो डेफिनेशन जरूरी है यार। वो पूछते हैं जनरेटर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, और जनरेटर के अंदर यील्ड कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। देखो, डेफिनेशन पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इन पाइथन, जनरेटर इज ए फंक्शन दैट रिटर्न्स एन इटरेटर। इटरेटर आपको पता ही चल गया क्या होता है इटरेटर, दैट प्रोड्यूसेस सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज व्हेन इटरेटेड ओवर। Generators are useful when you want to produce a large sequence of values but do not want to store all of them in a memory at once. while loop की तरह नहीं, या फिर लिस्ट की तरह नहीं, आपने सारी जनरेट कर ली और लिस्ट में स्टोर कर दी, इससे क्या होगा, आप अपनी रैम को भर डालोगे, जिससे कि आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। While list and tuples are stored their element in a memory, generators generate values on the fly। आपको वैल्यू दे दी, बात खत्म। You are iterated over them, which can be more memory efficient for large data sets or infinite sequences. Generators are defined using a special kind of function called a generator function. Instead of using the return keyword to provide a result, generator function use the yield keyword। बस इतना अंतर है guys। आप जहां पे वैल्यू को रिटर्न करते हो, ये क्या करता है, यील्ड करता है। और यील्ड करते हुए, हियर इज एन एग्जांपल। तो तीन तीन बेनिफिट आपको जनरेटर से मिले, पहला मेमोरी इफिशिएंसी, दूसरा लेजीनेस, और तीसरा आइटरेशन सपोर्ट।
अब गए जैसे कि ये वैल्यूज हैं, ठीक है। आप अगर एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हो तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे एक लिस्ट चाहिए जो कि इसका स्क्वायर करके मिले, तो आप कैसे बनाओगे? ये मैंने बताया था आपको मैप फिल्टर रिड्यूस के अंदर। हम्म। आपने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर लिस्ट के नाम से। आपने एक रिजल्ट लिया, खाली लिस्ट लिया। खाली लिस्ट पे क्या चलाया आपने, यहाँ पे इस पे फॉर लूप लगाया, और रिजल्ट के स्क्वायर को अपेंड कर दिया किसके अंदर, रिजल्ट लिस्ट के अंदर, और इस वैल्यू को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कुल मिला के क्या हुआ, आपको ये सारी की सारी वैल्यू क्या मिल गई, स्क्वायर करके एक लिस्ट में मिल गई। क्या इसका बेनिफिट हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 लाख नंबर्स थे और 4 लाख मेमोरीज में ऑक्यूपाई कर रहे थे तो वही बात हो गई। हम्म। आपने तो मेमोरी को और डबल कर दिया, यहाँ पे तो ही और यहाँ भी कर दिया आपने। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एक काम करते हैं, वैल्यू की एक साथ जरूरत थी ही नहीं, हमें हमें क्या चाहिए था, वैल्यू ऑन द फ्लाई चाहिए था। हम क्या कह रहे हैं कि बस सिंपल सा चेंज करने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास ऑलरेडी। इस लिस्ट को हमने एक मेथड बनाया, और मेथड के अंदर फोर आई इन लिस्ट, ठीक है। ठीक है, फोर आई इन लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आई का क्या, स्क्वायर। मैंने यहाँ पे रिटर्न की जगह पर क्या लिखा है, यील्ड। ये बन जाएगा क्या, एक जनरेटर। अब ये वैल्यू 1 बाई 1 आपको देगा, और लास्ट टाइम ये कहाँ पर था, इसको याद होगा। मान लिया जाए लास्ट टाइम अगर आपने इसमें 25 रिटर्न किया है ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या रिटर्न करेगा, 36। ठीक है, तो इसी से समझ लेते हैं। गाइस यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? हम सिंपल कुछ नहीं कह रहे कि भाई हम जो इसको जनरेटर बनाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हमारा मेथड है, ठीक है, ये मेथड है, लिख लिया। इसके अंदर जो आपको वेरिएबल पास करना है, आपको लिस्ट करना है, पास लिस्ट पास करो। टपल पास करना है, टपल पास करो। सेट पास करना है, सेट पास करो। इसको सिंपल क्या चाहिए, एक इटरेबल आइटम चाहिए, जस्ट लाइक अ इटरेटर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस क्या फायदा हुआ हमारे ये करने का, आप इस पे कस्टम भी लगा सकते हो। कस्टम क्या कर सकते हो, आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरे को जोड़ना चाह रहे हो, तीसरे को जोड़ के चौथे को माइनस करना चाह रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप, मैं केवल यहाँ पे स्क्वायर किया है, बट वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट। वैल्यू आपको सीक्वेंस में मिलेगी। तो अगर मैं इसका चेक करूं टाइप कि भाई ये क्या है, वहां पर आपको क्या मिला था, इटरेटर। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जनरेटर। क्यों? क्योंकि आपने एक फंक्शन बनाया है, और फंक्शन बना के उस वैल्यू को क्या किया है, यील्ड किया है। अब यील्ड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपका जनरेटर तैयार है। आपको ये 1 बाई 1 वैल्यू दे सकता है ऑन द फ्लाई। कैसे? सेम जैसे वहां पे लगाया, नेक्स्ट मेथड आप लगाओगे, ये आपको स्क्वायर करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, कैसे क्लियर है? यहाँ पे आप नेक्स्ट लगाइए, और ये जो आपका जनरेटर है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर नेक्स्ट लगाओ, आप फोर लूप लगा लो, दो वैल्यू चाहिए आपको, फोर आई इन रेंज। अब रेंज के अंदर क्या होगा, दो आपको लगाना है। आप यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट मेथड लगाइए, और नेक्स्ट मेथड के अंदर माई स्क्वायर मेथड टू, आपको दो वैल्यू आगे की मिल जाएंगी। इवन गाइस अगर वाइल लूप भी आप लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। आप कहोगे भाई मुझे इनफाइनाइट नंबर चाहिए, आई डोंट नो, मुझे इटरेटर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा जब तक प्रोग्राम चले मुझे इनफाइनाइट नंबर 1 बाई 1 मिलते रहिए। मुझे क्लियर नहीं है कि 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए, तो हम क्या बना सकते हैं, जनरेटर बना सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं कि वाइल ट्रू, और वाइल ट्रू में मैं कहने लगूं प्रिंट आई, और आई की वैल्यू को क्या करता जाऊं, एक से इंक्रीमेंट करता जाऊं, इसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इस प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर आप यहाँ पे लिख दो आई इक्वल्स टू 1, और आई की वैल्यू को आप क्या करते जा रहे हो, बार बार इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, तो 1 2 3 4 5 देता जाएगा, बट इनफाइनाइट टाइम देगा। बट होगा क्या, आपकी मेमोरी को क्रैश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये क्या करता जाएगा, इसमें ही बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, इसके लिए एक जनरेटर बना लो। कैसे बना लो, इस तरह से, ठीक है। आपको ऑल इवन नंबर प्रोड्यूस करने हैं, सिंपल एक फंक्शन बनाइए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, लाइक दिस। हमने कहा कि एक जीरो से स्टार्ट करना है हमें, वाइल ट्रू, लॉजिक तो वही का वही है, बट हमने क्या किया है, सिंपल
वैल्यू को यील्ड कर दिया है एन, और जनरेटर क्या कर रहा है। अब आप इस पर नेक्स्ट मेथड चला सकते हो। आपको शुरू के दो नंबर चाहिए, आपने कहा नेक्स्ट, और किस पे, ऑल इवन पे। ठीक है। ठीक है, तो दिस क्या बन गया आपका जनरेटर। अब आपको क्या करेगा, ये वैल्यू को वन बाय वन देता हुआ चला जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे शुरू के, मतलब दो से आगे जो भी नंबर आएंगे, पांच नंबर चाहिए आपको, 4 i इन रेंज, आपको पांच चाहिए। आप इस पे प्रिंट नेक्स्ट। ठीक है। आपको 4,000 नंबर चाहिए, 4,000 दे देगा, 5,000 चाहिए और 5,000 दे देगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, अगर इसको आप डायरेक्ट चलाते तो क्या होता, ये एक साथ ही प्रोड्यूस करके आपको सारे नंबर दे देता, पकड़ ले भाई नंबर, और मेमोरी क्या करती, क्रैश करती। गाइस आई होप क्लियर है इटरेटर एंड जनरेटर। इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना गाइस, जितने भी पढ़ रहे हो, सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। देखो इटरेटर तो ये रहा। व्हाट आर इटरेटर्स इन पाइथन, देखो वही चीज बताई है इसने। दो मेथड होते हैं इनके पास, एक गिटर और एक नेक्स्ट मेथड। ठीक है। जनरेटर भी होगा कहीं ना कहीं पे। ये ये रहा। वाटर जनरेटर, देखो 17th क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज अ जनरेटर। आप अपनी डेफिनेशन अपने हिसाब से रेडी कर लो, जैसे भी करनी है, चाहे यहाँ से पढ़नी है यहाँ से पढ़ लो, डेफिनेशन सेम ही होते हैं। देखो इसने ऐसे करके चला के दिखाएगा इस आपको। मैंने फंक्शन, देखो मेथड ही है। ठीक है, उसने ऐसे करके चला के दिखाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एक मेथड ही है। ठीक है, ऐसे भी चला सकते हो उसको। ठीक है। अगर आप कहने लगो यहाँ पे कि भाई जो हमारा दिस है, कहाँ चलाया था हमने, दिस चलाया था ना, ये दिस डॉट, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है। तो ये डंडर मेथड्स होते हैं, ये मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताऊंगा ये कहाँ से आया एग्जैक्टली में। देखो आप जो करते हो ना, 6 + 7 आया 13, तो एग्जैक्टली में ये मेथड ही है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से चलाए हुए, ये एक मेथड ही है, एक फंक्शन ही है। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे 6 + 7, 6 डॉट __add__7, समझ गए। तो ये इस तरह से ही चलते हैं, ये मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको वहां पर। ओके गाइस, आई होप क्लियर है चीजें आज की। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं आज हमने, इटरेटर भी, जनरेटर भी, और फाइल हैंडलिंग भी। ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, इस टॉपिक को करने के लिए आपको घर में 3 से 3.5 घंटे लगेंगे कम से कम। ठीक है। तो ये फाइलें मैं आपको दे दूंगा, बाकी आपको यहीं पढ़ना हो यहीं पढ़ लो बाकी का। ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी गाइस एक काम करते हैं, कोर पाइथन जो है वो डन। तो कल से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। सो तो आई थिंक मेरे हिसाब से आने वाली 4 क्लासेस में या 5 में खत्म हो जाएगा। ठीक है। 2 सैटरडे संडे और 2 सैटरडे संडे, चार। हाँ इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है। पायथन खत्म फिर। यस। तुम्हें क्या लगता है पाइथन और भी ज्यादा है, आप पे सब आ गया है। नहीं, फिर कह तो ऐसे रहे हो जैसे पीछे का सब बिल्कुल क्लियर हो आपको। मैं और भी बताया था, जैसे प्रोग्राम सेट वगैरह। क्या।
जब आपकी यूट्यूब की वीडियो है, इसमें बहुत सारी चीजें भी थी। तो पढ़ते क्यों नहीं हो वहां से? आपको क्या लगता है सब यही पढ़ाऊँ? सी जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उनको बना देता हूँ वहां पर भी। आपके करिकुलम में बेशक वो है चाहे नहीं। ठीक है। मैंने आपको बोला कि यूट्यूब में अगर फालतू आपको दिख रहा है, वहां पे एरे नहीं है आपके करिकुलम में कहीं पे, मैंने देखे थे नेम डबल नहीं है कहीं पर भी, फ्रोजन सेट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर करिकुलम हम सारा बनाने बैठेंगे तो 6 महीने से ऊपर का पाइथन का करिकुलम बैठेगा। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है, आप खुद सोच के देखिए। आपने कहा कि ऐसी चीजें हैं वहां पर जो यूट्यूब पे है, यहाँ पर नहीं। मैं उसको, एरे बिल्कुल लिस्ट के जैसा ही है। जिसको लिस्ट आता है वो एरे आसानी से कर सकता है ना। आपके नेम टपल बिल्कुल टपल के जैसा है। आपका फ्रोजन सेट बिल्कुल सेट के जैसा है। आप ये समझ के चलिए कि 2 मिनट का वीडियो आप देखने की वजह से आपने वो छोड़ दिया, बट इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक टॉपिक छोड़ दिया जो आसानी से पढ़ा जा सकता था। ठीक है। मैंने देखा इंटरव्यू में पूछा जाता है नेम टपल में टपल में अंतर बताइए, क्यों नेम टपल यूज करना है और क्यों टपल यूज करना है। ठीक है। दोनों ही आई थिंक इम्यूटेबल होते हैं। तो इसका अंतर नहीं बता पाते बच्चे। तो जितना यूट्यूब वाला मैंने कहा है इतना भी कर लोगे तो वो भी मोड़ दे लेना। ठीक है। यहाँ तक मान के चले कर लोगे। क्वेश्चन का क्या हाल चाल है? 50 क्वेश्चन जो है वो। हम्म। वो कुछ है नहीं है। छेड़े ही नहीं है। तो जब इतना कॉन्फिडेंस है तुम में, पाइथन खत्म। नहीं। हम्म। अभी छेड़े नहीं है, जब इतना कॉन्फिडेंस है पाइथन खत्म। तुम्हारे लिए तो खत्म ही है फिर। हम्म। दो तरीके से खत्म होता है यहाँ पे पाइथन। कैसे होता है बताऊं? एक तो होता है जिसे बच्चा खत्म करता है, और एक पाइथन ऐसे खत्म होता है जिसको पाइथन ही बच्चे को खत्म कर देता है। अब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा वाला खत्म हुए आप। हम्म। कैसे? 6 महीने गए, पैसे भी गए, टाइम भी गया, और करियर गैप भी हो गया। अब कंपनी पूछेगी 6 महीने क्या किया। हम्म। क्वेश्चन क्यों नहीं छेड़े भाई? वो सर देखे तो हार्ड है थोड़े ज्यादा अभी तो, मतलब पहले बेस को ठीक से प्रॉपर बना रहा हूँ तो जो कोड है। पाइथन खत्म होने वाला है, बेस ही नहीं बन पाया अभी। नहीं मतलब एक प्रॉपर कमांड रहते हैं ना कॉन्फिडेंट, मतलब वो दोबारा स्टार्ट किया है मैंने एक्सरसाइज वगैरह सारी, हम्म। तो वो दोबारा स्टार्ट करी है। कर लोगे अब? अब तो चल ही रहा था, पहले चल रहा था दोबारा। मेरे नहीं लगता है, जहाँ टाइम है ही नहीं अब दोबारा कर लोगे। इसलिए तो कहता था छोड़ते क्यों बीच में, साथ साथ। छोड़े नहीं थे लेकिन एक कॉन्फिडेंट रहता है ना, वो था नहीं, तभी दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। बड़ी कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम सॉल्व से आता है, लेक्चर देखने से नहीं आता है। चैट जीपीटी से जैसे क्वेश्चंस करे थे दोनों के, वो भी करे थे, हम्म। वैसे के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए, हम्म। वो वहां से करे हैं तो तुम्हारा तब ठीक ठीक लगा थोड़े। अरे तो मैंने शुरू में ही बोला था, टॉपिक लीजिए, 10 क्वेश्चन उस पर सॉल्व करिए। इफ एल्स उठाइए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। फॉर लूप उठाइए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। लिस्ट उठाइए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। टपल उठाइए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही तरीका होता है सीखने का, और कोई तरीका नहीं है। पहले वीडियो देख रही थी तो था नहीं उस टाइम, अब एक्सरसाइज हो गया तो है। हम्म। कहाँ दिक्कत आ रही है अब? अब तो नहीं आ रही, अब क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है धीरे धीरे अब। कुछ दिन में और स्टार्ट हो जाएंगे, 2 3 दिन में हम्म। देखिए उसके प्रोसेस भी। हम्म। करो अभी तो। है लगभग 4 क्लास भी लग रही हैं तो मान के चलो महीना तो है ही। कितने दिन हो गए क्लास चलते हुए हमारी? हो गया 1.5 महीना। ये तो मैं तो तो हो गए। 21 जून से को 21 जून से 21 जुलाई और 21 अगस्त हो ही गए, 2 महीने हो। 3 महीने का करिकुलम होता है, चलो 1 महीना और खींच दूंगा मैं आपके कहने से। हालांकि है नहीं 3 महीने का। 4 क्लासेस में फिनिश कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ तक जो था गाइस यही है। ठीक है। इवन ये एडवांस टॉपिक ही हैं, आपके इटरेटर हैं, आपके जनरेटर हैं, आपके लिस्ट कम्प्रिहेंशंस हैं, आपके फाइल हैंडलिंग है, ये एडवांस टॉपिक ही है, कोर नहीं है। बट मैं इनको कोर में ही गिनता हूँ। क्यों गिनता हूँ? क्योंकि कंपनियां जब पूछ ही रही है गाइस फ्रेशर से, तो कहाँ एडवांस रहा।
एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब ये तो नहीं है ना कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही तो एडवांस में है। हम्म। आसान आसान चीज़ें उठा के कोर में रख दी हैं कि भाई ये आपके एडवांस यहाँ से शुरू होते हैं। बट जब एडवांस का यूज़ हो ही रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, एक कोड जब हम लिख ही रहे हैं एडवांस वाले, तो वो तो करने चाहिए ही हमें। हम्म। तो गैस अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यू हैव अ 1 मंथ। ठीक है, एक काम कर लो, जिनका छूट गया है इसकी तरह, खाली यूट्यूब वाले लेक्चर कंप्लीट कर लो आप जितनी जल्दी कर सकते हो। आपका टेस्ट भी होगा एक पाइथन का। ठीक है, 20 क्वेश्चंस का। तो 20 में से उसमें 18 पे पास होते हैं। ओके, 20 में से 18 नंबर जिसके होंगे वही पास होता है उसमें। तभी आप मान के चलना कि आप इंटरव्यू के कैपेबल हो। ओके। तो जितना मैंने वहाँ पे यूट्यूब लेक्चर कर रखे हैं उतने कंप्लीट कर लो, वो भी बहुत है। यहाँ से आगे का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कल से जो पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको अच्छे से कर लें। ठीक है। प्रोजेक्ट करेंगे गाइस, इट्स अप टू यू व्हाट प्रोजेक्ट यू वांट टू क्रिएट। ठीक है। आपको HTML CSS थोड़ा जान नॉलेज ले लीजिए। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एंड टू एंड एप्लीकेशन, ठीक है, जो एंड यूजर के काम आए, वही होता है प्रोजेक्ट। खाली एनालाइज कर लेना, लिस्ट मेथड चला लेना, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट। पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आपको कुछ आउटपुट दे सके। ठीक है। चलो ठीक है।